स्टूडेंट, मैं रामपाल। आज इस लेक्चर में पोषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत मैंने कहा था हमें पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, आदि टॉपिक को पढ़ना है। यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पोषण के बारे में। तो मैंने पिछले लेक्चर में पोषण का डेफिनेशन बताया था, पोषण के बारे में बताया था, पोषण होता क्या है। इसे इंग्लिश में हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। यदि मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूँ तो ये जो पोषण होते हैं, पोषण क्या है? पोषण जो कह सकते हैं पाचन तथा संश्लेषण के उपरांत जीव द्रव्य में विलीन होकर, पोषण तथा संश्लेषण के उपरांत जीव द्रव्य में विलीन होकर शरीर की वृद्धि करना तथा अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक, यानी पोषण क्या है? तो हम कह सकते हैं पाचन तथा संश्लेषण के उपरांत तथा संश्लेषण के उपरांत भोज्य पदार्थों के जीव द्रव्य में विलीन होकर, जीव द्रव्य में विलीन होकर शरीर की वृद्धि करना, शरीर की वृद्धि करना तथा अपचित भोज्य पदार्थ को, अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण कहलाती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोषण है क्या। पोषण जो है पाचन तथा संश्लेषण के उपरांत भोज्य पदार्थों के जीव द्रव्य में विलीन होकर शरीर की वृद्धि करना तथा अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाते हैं। यानी हम जो कुछ भी खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या होता है? वो हमारे शरीर में जाता है। मतलब कह सकते हैं कि मुख्य आहार नाल यानी कि जो भाग है, आहार नाल का जो भाग है हमारा, कौन सा है? वो छोटी आंत है। वहाँ पर जब भोजन पहुँचता है तो वहाँ पर उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है और डाइजेशन के बाद में जो पोषक तत्व होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं हमारे, कहाँ पे? रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं। फिर रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचते हैं और जहां पर वो ऊतकों की जीव द्रव्य यानी जो ऊतक होते हैं विभिन्न स्थानों पर हमारे शरीर में, उनके कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं और
हमारे शरीर की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। अब मैंने बताया था कि जो पोषण होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके पहले वाले टॉपिक में पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो पोषण होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण होते हैं और परपोषण होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मैंने बताए थे। फिर हमें इस लेक्चर में पढ़ना था पोषण के चरण, यानी हमारे शरीर में जो पोषण होता है वो कैसे होता है, उनका चरण क्या है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि जंतुओं में जो पोषण होता है वो कितने चरण में कंप्लीट होता है, यानी कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं। यदि मैं ह्यूमन्स की बात करता हूँ, यानी मानव की बात करता हूँ, तो मनुष्यों में जो पोषण होता है वो मुख्य रूप से 5 चरणों में पूरा होता है। पोषण मनुष्यों में 5 चरणों में 5 चरणों में पूर्ण होता है। तो ये 5 चरण कौन कौन से हैं, तो ये जो 5 चरण हैं इनमें पहला आता है आपका भोजन का अंतर्ग्रहण। पहला स्टेप क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन ऑफ फूड बोलते हैं, ठीक। सेकंड आपका जो होता है वो आपका कहलाता है पाचन। तीसरा आपका कहलाता है अवशोषण। और चौथा आपका कहलाता है स्वांगीकरण। और जो 5 है वो है कहलाता है बहिक्षेपण या इजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, बहिक्षेपण कहलाता है। अब हम एक एक स्टेप समझते हैं। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण समझते हैं, ठीक। हम समझते हैं कि भोजन का अंतर्ग्रहण कहते कैसे हैं। हम कह सकते हैं भोजन के निवाले को, यानी भोजन के टुकड़े को हम क्या करते हैं, जो भोजन का ये भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है यानी इंजेशन होता है, इसमें क्या होता है कि भोजन के अंतर्ग्रहण में हम भोजन के जो निवाले होते हैं उसको हाथों की सहायता से मुख में रखते हैं और दांतों की सहायता से उसे चबाते हैं और निगल जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, भोजन का इंजेशन या अंतर्ग्रहण कहलाती है। सेकंड स्टेप होता है, इसमें पाचन होता है, यानी जब भोजन को निकल जाते हैं और वो कहाँ पहुँच जाता है, वो हमारे छोटी आंत में पहुँच जाता है और वहाँ पर क्या कर देता है, पाचन की क्रिया को कंप्लीट करता है। तो पाचन होता क्या है, तो पाचन कह सकते हैं कि जो भोज्य पदार्थ के जटिल अणु होते हैं, अविसरणशील यानी अविसरणशील, जटिल और अघुलनशील अणुओं को सरल, घुलनशील और विसरणशील पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। यानी जटिल, अघुलनशील और अविसरणशील भोज्य पदार्थ के अणुओं को सरल, घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। अब ये जो पाचन होता है इसमें ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जो जटिल होते हैं, जटिल अणु कौन से होंगे, तो हमारे भोजन में उपस्थित जो पोषक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दूसरा होता है आपका प्रोटीन होता है। तीसरा आपका जो होता है फैट होता है, जिसे हम लिपिड के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कह सकते हैं जटिल अणु होते हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु होता है इनका सरल अणु कौन होगा, तो इनका जो सरल अणु होता है वो आपका होता है ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये जो प्रोटीन होता है इसका सबसे सरल अणु यानी जो मोनोमर होता है वो आपका कहलाता है एमिनो एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, एमिनो एसिड कहलाता है। और ये जो आपका फैट होता है जिसे हम लिपिड के नाम से जानते हैं, इसका जो मोनोमर होता है वो आपका कहलाता है फैटी एसिड।
क्या कहलाता है? फैटी एसिड कहलाते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि पाचन होता है क्या है। यानी भोज्य पदार्थों में उपस्थित जटिल जटिल अविसरणशील या अघुलनशील पदार्थों को, मतलब कि इनको किसमें बदलना? इसमें बदलना, मतलब जटिल अविसरणशील अघुलनशील पदार्थ को सरल घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ये जो पाचन की प्रक्रिया होती है, यानी जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन, वो किसके अंतर्गत किस में कंप्लीट होता है? ये कंप्लीट होता है छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। अब उसके बाद में जो मटेरियल बचता है, वेस्ट मटेरियल, वो कहाँ पे चला जाता है? वो चला जाता है आपकी बड़ी आंत में चला जाता है। अब आता है नेक्स्ट, क्या होता है आपका? अवशोषण होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है? अवशोषण। अब देखो, यदि छोटी आंत में इन जटिल अणुओं का इस सरल अणुओं में परिवर्तन हो गया है तो उनका अवशोषण होगा। और ये अवशोषण कहाँ पे होता है? ये होता आंत की दीवारों से, कहाँ पे? हमारे रुधिर में होता है। यानी कहने का मतलब ये जो अवशोषण की क्रिया होती है ये छोटी आंत में कंप्लीट होती है, जहाँ पर आंत में उपस्थित ये जो सरल अणु होते हैं ये ब्लड में क्या हो जाते हैं? अवशोषित हो जाते हैं। ये क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। ये जो छोटी आंत होता है इसे हम क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि छोटी आंत को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, क्या है आपका? स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन बोलते हैं इसे। ये जो स्वांगीकरण होता है ये क्या है समझते हैं। अब ये बताओ, भोजन का डाइजेशन छोटी आंत में कंप्लीट हुआ, फिर जो अवशोषण है ये छोटी आंत से कहाँ पे होता है? ब्लड में हो जाता है। अब ये जब ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं तो ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट होते हुए हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों में पहुंचते हैं और उनके क्या करते हैं? जीव द्रव्य में विलीन हो जाते हैं। यानी विभिन्न जो ऊतक होते हैं हमारे शरीर में उनके क्या होते हैं? जीव द्रव्य में विलीन हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। समझ में तो आ गया होगा स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से रुधिर में उपस्थित जैव मॉलिक्यूल्स, यानी जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, यानी जो पोषक तत्व होते हैं, इनका विभिन्न ऊतकों की कोशिका के कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाता है। और जब विलीन हो जाते हैं तब वहाँ पर ये क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, यानी विभिन्न कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ठीक, अब आता है स्वांगीकरण क्या है? ये जो स्वांगीकरण होता है ये सबसे लास्ट प्रोसेस होता है इसका, जिसके अंतर्गत जो भोजन अपचित होते हैं, यानी डाइजेशन के बाद में जिस भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं हो पाता है, जिस भोज्य पदार्थ क्या होता है? पाचन नहीं हो पाता, जिन भोज्य पदार्थ क्या होता है? पाचन नहीं हो पाता, उन्हें क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में, बहिक्षेपण की प्रक्रिया में होता क्या है कि जिनका पाचन नहीं होता वो अपचित भोज्य पदार्थ छोटी आंत से बड़ी आंत में चली जाती है, और बड़ी आंत में जो भोज्य पदार्थ जाता है उनमें उपस्थित जो जल की मात्रा होती है थोड़ी बहुत, यदि छोटी आंत में डाइजेशन तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यदि अपचित भोज्य पदार्थ में थोड़ा बहुत जल की मात्रा रह जाती है तो उसे क्या कर दिया जाता है? जो बड़ी आंत होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, शेष भोज्य पदार्थ जो अपचित भोज्य होता है उसे क्या कर दिया जाता है? नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। ये आपका क्या कहलाता है? बहिक्षेपण होता है, जिसके द्वारा उस मल पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोषण का जो 5 चरण है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो पोषण होता है मनुष्य 5 चरणों में कंप्लीट होता है, जिसके अंतर्गत मैंने भोजन का अंतर्ग्रहण बता दिया, मैंने दूसरा क्या बताया? पाचन बताया, तीसरा अवशोषण बताया, चौथा स्वांगीकरण बताया, और पांचवा क्या हो गया? बहिक्षेपण हो गया। अब मुझे लगता है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि जो मनुष्य हैं उनमें क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो पोषण था ये कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।